ओथ लिया है, या जिसको जो आप मुआहदा या एग्रीमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन जो भी वो आप ओथ कहते हैं। आपकी धर्म के साथ भी है भाई। नहीं, धर्म के साथ कौन सी ओथ है, आप बताइए। क्यों आप धर्म को नहीं मानते, हिंदुइज्म को? मानता हूं। क्या आप उसकी जो मॉरल टीचिंग्स है उससे आप हिदायत नहीं लेते? क्या आप नहीं समझते कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा अपनी मॉरल धार्मिक टीचिंग के ऊपर अमल करके? क्या हाँ ये ओथ लेता नहीं हूँ। है? हाँ लेता हूँ। तो बस यही ओथ है। क्या आप मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, या तुम जिसका भी प्रतीक हो उसको उसको मुकद्दस मानूंगा? ये सारी ओथ ही तो है ना। ओथ के अलग अलग अल्फाज हो सकते हैं। हाँ करता हूँ, पर वही बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें टकराव होगा धार्मिक बुक में, तो कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। तो अब दो ओथ है आपके पास है, ये वाली ओथ उस वाली ओथ से अच्छी क्यों है, मैं वो जानना चाह रहा हूं। जी भाई, माइक अनम्यूट करें। जी मुफ्ती साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। हाँ, वो पिछली बार मैं काफी लेट से आया था तो बात नहीं हो पाई थी जी, फरमाइए। सेक्युलरिज्म पर बात हुई थी हमारी। हाँ, तो इस बार जो है कुछ इस्लामोफोबिया पे बात करना चाहता हूं मैं। जी जी, सबसे पहले तो इस्लामोफोबिया जो है वो अनफॉर्चुनेट है काफी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और खास करके जो इंडिया में इस्लामोफोबिया है, तो ये हिंदुत्व फोर्सेस जब से उभार में आई हैं, तब से जो है ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ओके, म्यूट पे चले गए आप। हाँ, तो ये नहीं, मुझे लगा आप कुछ बोल रहे हैं नहीं इसीलिए। नहीं, मैं सुन रहा हूं आपको। ये आमिर भाई किधर गए? ड्रॉप हो हाँ गए तो जरा सा। ड्रॉप हो जी गए सर, शायद। हाँ जी भाई बोले। जी पर इसके पीछे एक मतलब जो इस्लामोफोबिया इंडिया में है, इसके पीछे एक तारीखी पस मंजर भी है कि जो ठीक। पिछला इतिहास है उसका भी बहुत बड़ा रोल है ये इस्लामोफोबिया में। ओके। और खास करके जो मुस्लिम सोसाइटी ने जो फार साइडेडनेस नहीं दिखाई, और जो कुछ हद तक उनका रिग्रेसिव रवैया रहा, वो भी जिम्मेदार है इस्लामोफोबिया के लिए। ठीक। कि लाइक मतलब पिछले 100-150 साल से ही अगर बात करें, तो हमेशा एक अलग पहचान की तलाश, हमेशा खुद को एक अलग दिखाना बाकी जो है कम्युनिटीज से, स्पेशली मेजॉरिटी कम्युनिटी से। तो ये सब जो है काफी बड़ा जो है लाइक इसका रोल रहा है इसमें। और जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर जो रिलीजियस फ्रीडम की हालत है, जब हिंदू नहीं देखते हैं कि वो लाइक या तो रिलीजियस फ्रीडम होती ही नहीं है या नाम मात्र के बराबर होती है। मसलन जो है बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इवन कश्मीर हो गया, तो वहां पर जो जब वो देखते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम के क्या हालात हैं, और वो अपने लिए जो जैसी रिलीजियस फ्रीडम इंडिया में है सब सारी कम्युनिटीज को, उसकी डिमांड करते हैं, और वो नहीं देखते हैं, तो फिर जो है इसका एक जो है रिएक्शन आता ही है। तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं जो कि इस्लामोफोबिया का के चलें, कारण आपकी बात बने। मुकम्मल हुई। मैंने बहुत ही सब्र से आपकी मुकम्मल गुफ्तगू सुनी है, इसलिए ताकि मैं जब अपनी बात करूं तो आप भी मेरी बात उसी तरीके से सुनेंगे। ये अच्छा किया कि आपने इस्लामोफोबिया को एक बुराई माना है, और आपने शुरुआत यहीं से की कि एक बुराई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप दूसरे ही सांस में किसी बुराई को जस्टिफाई करने लगते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस बुराई को बुराई नहीं मानते हैं। मसलन आप ये कहें कि भाई ये जो फला आदमी ने कत्ल किया है, मर्डर किया है, बहुत बुरी चीज है। लेकिन असल में बात तो देखें ना, सामने वाला भी तो गाली दे रहा था। अब क्या किया जाता उसका? तो इसका मतलब ये है कि चूंकि सामने वाला गाली दे रहा था, लिहाजा मर्डरर को मर्डर करना अब ठीक है। तो अगर इस्लामोफोबिया गलत है, तो फिर वो गलत है। उसके पीछे ये वजह है कि जी फला ने यूं कर दिया था, फला महल्ले में ये हो गया था, फला घर में ये हो गया था। इससे कतई नजर इस्लामोफोबिया गलत है, और उसको जो है बगैर किसी कंडीशन के, बगैर इफ एंड बट के कंडेम करना चाहिए। और अगर आप कंडेम नहीं कर रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन के असल में ये वजह थी, वो वजह थी, तो फिर आप इस्लामोफोबिया को गलत नहीं समझते, बल्कि खुद भी आप इस्लामोफोबिया के शिकार हैं, चाहे आप उसका इजहार ना करें। यह है पहली बात। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि जी उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, तो इस वजह से जो है वो इस्लामोफोबिया पाया जाता है। अब देखें, इस्लामोफोबिया खाली इंडिया में नहीं है, बल्कि इंडिया से बाहर भी बहुत से मुल्कों में है।
अमेरिका में भी इस्लामोफोबिया पाया जाता है। आप ये कहते हैं ना, एक सॉरी, कि इंडिया इस्लामोफोबिया का गढ़ है, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने अल्फाज क्या कहे कि इस्लामोफोबिया और भी जगह पाया जाता है, मसलन अमेरिका में पाया जाता है। तो अब मुझे बताएं कि अमेरिका में तो कोई हिस्ट्री नहीं है। जहां से इनकी हिस्ट्री शुरू होती है अमेरिकन गवर्नमेंट की, अमेरिकन स्टेट की, वहां उस हिस्ट्री में मुसलमान कहीं भी नहीं है। क्रिश्चियंस हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, और ये फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता लिबरलाइज होते चले गए। और इसमें मुसलमान भी इमिग्रेंट्स हैं, जैसे आप इमिग्रेंट है, हिंदू इमिग्रेंट है, सब मुसलमान भी इमिग्रेंट्स हैं। और मुसलमान भी उसी धारे में हैं जैसा कि दूसरे लोग हैं। उनके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, हुकूमत की कानून की पाबंदी है, एवरीथिंग व्हाटएवर जो भी हो रहा है सब कानून के मुताबिक हो रहा है। इसके बावजूद इस्लामोफोबिया है। अच्छा, अब अगर आप ये कहें कि नहीं, अलग आइडेंटिटी की जो तलाश है ना, वो असल में इस्लामोफोबिया की वजह है, तो अलग आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप जो एंटी सेमिटिज्म है ना, उसको भी जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि जो जितने भी यहूदी लोग हैं उनको अपनी अलग आइडेंटिटी चाहिए। उस अलग आइडेंटिटी की बुनियाद पर ही उन्होंने दुनिया भर से बार्गेनिंग करके इसराइल बनवा लिया कि जी हमारी अलग आइडेंटिटी, हमें तो अलग मुल्क चाहिए। तो सर, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एंटी सेमिटिज्म बिल्कुल ठीक है चूंकि इस कौम को अपनी अलग आइडेंटिटी चाहिए थी? मैं नहीं समझता कि आप ये कह रहे होंगे। तो अलग आइडेंटिटी होना किसी उस कम्युनिटी के खिलाफ नफरत को जस्टिफाई नहीं करता है। ये आपके जो आर्गुमेंट्स हैं उसमें एरर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। जी नहीं तो सर, आई एम श्योर कि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। इजराइल के क्रिएशन को अपोज किया था इंडियन लीडरशिप ने उस टाइम की, महात्मा गांधी हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो किया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि इंडिया ने क्या किया क्या नहीं किया। अगर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात देखें मैंने आपसे जो जब भी मैं गुफ्तगू करता हूं, अगर आप मेरी गुफ्तगू सुनते हैं, मैं इंडिविजुअल इंसिडेंट्स के ऊपर बात नहीं करता हूं। हाँ, कभी ठीक है, बतौर एग्जाम्पल कोई बात आ गई है। असल हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर कि अलग आइडेंटिटी होना क्या उस कम्युनिटी के ताल्लुक से जो फोबिया है उसको जस्टिफाई कर सकता है? आई डोंट थिंक करता है। आप ये कहने के करता है? बात इस पर होनी चाहिए। अगर करता है तो फिर एंटीसेमिटिज्म भी ठीक है, अगर इस्लामोफोबिया को आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस वजह से। नहीं तो सर, ये अलग आइडेंटिटी एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, और जब पैन इस्लामिज्म आ जाता है तो ये काफी बड़ा। तो अब अगर इजराइल की अलग आइडेंटिटी यहूदियों की वो लिमिट क्रॉस कर गई कि एक जगह पर के जहां मेजोरिटी मुस्लिम्स है उनके दिल में जाकर आपने न सिर्फ ये कि एक टेंपल बनाया, बल्कि आपने स्टेट बना लिया, लड़के बनाया, और वहां के लोगों को मिलियंस की तादाद में निकाल दिया, और आज भी आप उनको मार रहे हैं, तो क्या आप इसको कुछ, यानी ये एक लिमिट क्रॉस नहीं की इसने? अरे तो सर, गलत था ना, इजराइल के क्रिएशन को सही कौन कह रहा है? तो क्या उस बुनियाद पर अगर एंटीसेमिटिज्म दुनिया में है तो क्या आप उसको सही कहते हैं या गलत कहते हैं? एंटी ज़ायनिज्म जो है वो सही है। नहीं, मैं अच्छा, और ये भी मैं बता दूं आपको कि इस वक्त जो ब्रिटिश लॉ है, इसी तरीके से लॉबिंग चल रही है यूएस में कि एंटी ज़ायनिज्म को एंटी सेमिटिज्म दोनों के बराबर कर दिया जाए। मैं बात एंटी सेमिटिज्म की कर रहा हूं, चूंकि असल वो है इस्लामोफोबिया का इक्वल। तो मुझे बताइए कि एंटी सेमिटिज्म को आप सपोर्ट करते हैं? मैं एंटी जो ज़ायनिज्म है उसको अपोज करता हूं, पर यहूदियों को अपोज नहीं करता, सिंपल सी बात। हाँ ठीक है, मैं भी नहीं, हम भी है, कोई एंटीसेमिटिक नहीं है, आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। फ्रेंड है, मेरे खुद यहूदी फ्रेंड तो यही प्रॉब्लम है आपके आर्गुमेंट में कि चूंकि अलग आइडेंटिटी चाहिए मुसलमानों को, चूंकि अलग आइडेंटिटी चाहिए मुसलमानों को, इसलिए इस्लामोफोबिया हो रहा है। अलग आइडेंटिटी की वजह से अगर आप इस्लामोफोबिया को जस्टिफाई करेंगे तो अलग आइडेंटिटी की वजह से आपको एंटीसेमिटिज्म को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट। तो अलग आइडेंटिटी होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर बुरी बात होती तो मुझे बताएं कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आप अपनी वेदास और गीता से ज्यादा होली मानते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज की अलग आइडेंटिटी को एक्नॉलेज क्यों किया गया भाई? आई थिंक मैं जिस सेंस में कह रहा था अलग आइडेंटिटी, वो ये कि हम जो है इस आइडेंटिटी को तरजीह देते हैं और हिंदुस्तानियत की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। मसलन आप कहते हैं कि हम तो नेशन स्टेट को मानते ही नहीं, हम तो प्रो उम्मती हैं। तो ये मसला है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो आपको लग रही है ना प्रॉब्लम? देखें, क्या ये आपको प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन ये असल प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि अगर आप मसलन आप इतने बड़े नेशनलिस्ट होते तो आप कभी भी इंडिया छोड़कर न जाते, आप वहीं रहते और आप अमेरिका ना आते। और मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, अगर आज आपको अमेरिकन सिटीजनशिप ऑफर हो जाए ना, आप अभी कबूल कर लेंगे और इंडियन पासपोर्ट आप छोड़ देंगे।
तो नेशनलिज्म खत्म हो जाती अब देखिए आप है। फिर अब पर्सनल पे आ रहे हैं, आप कहा मैं पर्सनल की बात नहीं करता। नहीं, मैं अब आपकी बात का मतलब मेरे ही, पे आ मैं रहे हैं जो यहाँ पर हिंदू हजरात रहते हैं, एक बड़ी तादाद में वो अमेरिकन सिटीजन है। जब जब आप एक मुल्क की सिटीजनशिप छोड़कर दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप इख्तियार कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप खुद उस मुल्क, अगर ये लॉयल्टी है कि नहीं जी हम तो नेशनलिस्ट हैं, हम तो बस इंडियन इंडियन, तो फिर आपको कभी भी इंडिया को ना तो छोड़ना चाहिए, नहीं, ना तो दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप आपको इख्तियार करनी वो चाहिए। रिलीजियस हम पर्सपेक्टिव ये से कहते बात हैं नहीं कि कर हम रहे हैं ना। हमारा हमारा कॉन्सेप्ट है उम्मत का। हम सारी दुनिया में है, सारी दुनिया हमारा घर है और हम सारी दुनिया में है। तो हम चाहे मलेशिया में हो, और चाहे अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, हर तो जगह हम मुसलमान। हम भी सारी दुनिया में हैं, और हम भी सारी दुनिया में हिंदू हैं, इंडिया में भी हिंदू हैं, अमेरिका में भी हिंदू हैं। हाँ, लेकिन हमारे और आप में फर्क ये है कि आप ये कहते हैं कि इंडिया इंडियन होना चाहिए हर एक आदमी को, और इंडियन का मतलब ये है कि वो नेशन को फर्स्ट रखे। अगर नेशन फर्स्ट है तो ये अमेरिका फर्स्ट क्यों बन जाता है भाई, ये कनाडा फर्स्ट क्यों बन जाता है? अमेरिका को, इंडिया को फर्स्ट करना चाहिए, वहीं रहो। नहीं, आप जिस नेशन में रह रहे हो, जिस नेशन के सिटीजन हो, वो नेशन फर्स्ट है, दैट्स इट। तो ठीक है, अगर मान लीजिए आप अपनी सिटीजनशिप बदल लें, तो अब आपके लिए अमेरिका फर्स्ट होगा या इंडिया फर्स्ट होगा? फिर अमेरिका फर्स्ट होगा, क्योंकि वो फिर अमेरिका फर्स्ट होगा। ठीक है, आपने ली है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए अमेरिका फर्स्ट हो जाएगा, चूंकि आपके डॉक्यूमेंट्स बदल गए हैं। डॉक्यूमेंट्स ये तय करेंगे कि आपने चूंकि ओथ ऑफ एलिजियंस ली है। अच्छा, ओथ ऑफ एलिजियंस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, आपकी जो ओथ ऑफ एलिजियंस है, आपके रिलीजन के साथ भी है, धर्म के साथ, और आपके एक मुल्क के साथ भी है, दोनों के साथ है। दोनों में टकराव हुआ तो कौन सी ओथ ऑफ एलिजियंस आप ज्यादा उसको तरजीह देंगे? जी, इस पर तो हमारी पिछली बार क्या 1 घंटा सर इसी पर तो बात हुई थी हमारी, पूरा सेक्युलरिज्म और वेद और कुरान और नहीं, मैंने आपसे सिंपल सवाल किया। आपने एक ओथ ऑफ एलिजियंस ले रखी है धर्म की, और एक ले ली आपने किसी मुल्क की, दोनों में टकराव हो गया, तरजीह किसको देंगे और क्यों देंगे? दोनों ओथ ऑफ एलिजियंस है जी। यही तो बात हमारी हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन और जो है धार्मिक ग्रंथ। नहीं, आई नो बात हुई थी, मैं कह रहा हूं आप तरजीह किसको देंगे और क्यों देंगे, उसका मुझे उसको रैशनलाइज कीजिए। दोनों ओथ ऑफ एलिजियंस है। कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से वहीं आ गए हम। क्यों देंगे उसको रैशनलाइज कीजिए ना। ओथ ऑफ एलिजियंस तो दोनों है। ओथ ऑफ एलिजियंस में क्या है, यही होता है ना कि मतलब मैं सबसे ज्यादा वफादार अमेरिका का ही रहूंगा और किसी भाई। ओथ ऑफ एलिजियंस सबसे ज्यादा, सबसे कम नहीं। ओथ ऑफ एलिजियंस का मतलब है वफादारी की ओथ। आपने मजहब से वफादारी की ओथ भी ले रखी है और मुल्क से वफादारी की ओथ भी ले रखी है। दोनों में कभी टकराव हो गया तो कौन सी ओथ को आप तरजीह देंगे, उसको रैशनलाइज कीजिए, रैशनली बताइए मुझे। जी, आप ड्रॉप हो गया था तो मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल, आप फिर से एक बार दोहरा सकते हैं? चले, मैं दोबारा बता रहा हूं। आपने दो ओथ्स ले रखी हैं। एक ओथ है एलिजियंस टू रिलीजन, दूसरी ओथ है एलिजियंस टू ए नेशन। दोनों के दरमियान टकराव हो गया तो एलिजियंस टू नेशन को तरजीह क्यों देंगे, एलिजियंस टू रिलीजन पर इसको रैशनली बयान कीजिए। Because the laws of the state are superior to the laws of the religion. ये तो आपका क्लेम है, इसको रैशनलाइज कीजिए। नहीं, मेरा क्या क्लेम है, डेफिनेशन ही है ये सेक्युलरिज्म। ये वो तो हमें पता है कि डेफिनेशन है, इसको रैशनलाइज कीजिए रैशनली। ये वाली एलिजियंस उस वाली एलिजियंस से क्यों सुपीरियर है? व्हाई? दोनों एलिजियंस है। आप बताइए कि वो वाली एलिजियंस क्या है जो रिलीजियस एलिजियंस है। भाई देखो, वो आपको भी पता है, मैं कह रहा हूं सिंपली कि उसको रैशनलाइज करें कि आपने इसको उस पर तरजीह क्यों दी। क्योंकि आप हमसे ये कहते हैं, देखिए आप हमसे कहते हैं भाई आपके यहाँ उम्मत का कॉन्सेप्ट है, आप जो है नेशन स्टेट के ऊपर आप उम्मत को तरजीह देते हैं। आपको पता है, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप नेशन स्टेट को अपने धर्म के ऊपर तरजीह देते हैं। क्यों देते हैं, मुझे उसकी वजह बताएं। दोनों के साथ आपकी वफादारी है। जी, आई एम वेटिंग। जो कानून है, जो अथॉरिटीज हैं, उसको फॉलो करना ही है आपको। ऑब्वियसली करना है। मैं कह रहा हूं तरजीह की बात। तरजीह क्यों देते हैं एक को दूसरे पर, उसके पीछे वजह क्या है? देखें, जब आप जो है, आपके सामने दो ऑप्शन है, लीजिए, आपके सामने दो ऑप्शन है। आप किसी एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन के सामने जब चूज करते हैं, एक ऑप्शन को तरजीह देते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वो अपनी पसंद होती है, या बेनिफिट होता है, व्हाटएवर, ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, कोई भी हो सकती है, या दूसरे रास्ते में खतरा ज्यादा होता है तो आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं। बगैर किसी वजह के आप एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन पर तरजीह हरगिज नहीं देते। कोई ना कोई उसके पीछे वजह है, और वो वजह रैशनल होनी चाहिए कि आपने रिलीजन के ऊपर नेशन स्टेट को तरजीह क्यों दी, जबकि वफादारी दोनों से है।
जी, बिकॉज हम उस नेशन में रह रहे हैं, हम वहां के टैक्स पेयर का फायदा उठा रहे हैं। हम तो ये तो कह सकते हैं कि भाई वो बिकॉज आप एक रिलीजन को मानते हैं और आप उसकी जो मॉरल टीचिंग है उससे फायदा उठा रहे हैं, कोई ये कह सकता है? और आप भी तो तरजीह दे रहे हैं नेशन स्टेट को रिलीजन के। हमारे पास तो वजह है, आपके पास क्या वजह है नेशन स्टेट को तरजीह देने की, मुझे वो बताइए। क्योंकि देखिए देखिए ये सबको सॉल्व करता है। मेरा जो कहने का मतलब था नेशन स्टेट को तरजीह देना रिलीजन के अबाउ निकल गए उस आर्ग्यूमेंट से निकल रहे हैं हजरत के, जवाब नहीं दे रहे। देखें ये नहीं आप यहाँ उस उधर से नहीं जाना है, आपको बताना है कि नेशन को रिलीजन के ऊपर आपके ही धर्म के ऊपर तरजीह क्यों है, रैशनली साबित करना है। इसको नहीं करना तो फिर इस आर्गुमेंट को यहीं खत्म करके बात खत्म कर दीजिए। क्योंकि हमने ये मतलब ये ओथ लिया है, या जिसको जो आप मुआहदा या एग्रीमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन जो वो ओथ आपकी धर्म के साथ भी है भाई। नहीं, धर्म के साथ कौन सी ओथ है आप बताइए। क्यों आप धर्म को नहीं मानते, हिंदुइज्म को? मानता हूं। क्या आप उसकी जो मॉरल टीचिंग है उससे आप हिदायत नहीं लेते? क्या आप नहीं समझते कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा अपनी मॉरल धार्मिक टीचिंग के ऊपर अमल करके? क्या ये ओथ नहीं है? हाँ लेता हूं। तो बस यही ओथ है। क्या आप मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा या तुम जिसका भी प्रतीक हो उसको मुकद्दस मानूंगा? ये सारी ओथ ही तो है ना। ओथ के अलग अलग अल्फाज हो सकते हैं। हाँ करता हूं, पर वही बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें टकराव होगा धार्मिक बुक में तो कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। तो अब दो ओथ है आपके पास हैं, ये वाली ओथ उस वाली ओथ से अच्छी क्यों है, मैं वो जानना चाह रहा हूं। तो देखिए इसके कई रीजंस हैं। इसका सबसे पहला रीजन पिछली बार हमारी उस पर बात हुई थी कि क्या था वो भाई रीजन, वो क्या था? मैंने नहीं सुना था भाई, और भी कई लोगों ने नहीं सुना होगा जी। कि ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम एक्सेप्ट किया गया है हमारे मुल्क में, कोई भी मुल्क हो, इंडिया हो या अमेरिका। यानी रीजन ये है कि बस आपने मान लिया है? नहीं, मैं रीजंस पर आ रहा हूँ ना। तो जो है ये एक्सेप्ट किया गया, ये हमारे नेशन की फाउंडिंग वैल्यूज थी, जो फाउंडिंग फादर्स थे। चले ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ। चले इसी को ले लें, आप ही को इसकी बात को ले लें। मान लीजिए कल को ये सिस्टम बदल जाए और दुनिया में खिलाफत कायम हो जाए, तो क्या आपकी अलीजियंस खिलाफत के लिए होगी? अगर जो है स्टेट वो हो जाता है तो फिर होगी। क्या हो जाता है? नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर खिलाफत कायम हो जाती है तो फिर क्या ऑप्शन बचेगा? नहीं, ऑप्शन अभी भी है, आप अपने धर्म पर बाकी रहेंगे, आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। खिलाफत कभी भी धर्म परिवर्तन के ऊपर यकीन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराती। तो नेशन स्टेट जो मतलब सेक्युलरिज्म में कहा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेशन स्टेट बाय इटसेल्फ कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि जब खिलाफत आएगी आप खिलाफत के हो जाएंगे। सॉरी, हजरत कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म के अंदर कहां जबरदस्ती होता है? अभी आप कह रहे हैं, आपने पूरा जोर धर्म को साइड पर रखकर कहा है लॉ जो लैंड ऑफ जो है अपना सेकुलर स्टेट का वो सुपीरियर होगा। तो यही तो परिवर्तन है। यही तो अच्छा नहीं। और एक बात यह कि नेशन स्टेट या नेशनलहुड अपने में कोई चीज नहीं है, क्योंकि कल को खिलाफत आएगी आप खिलाफत के साथ खड़े होंगे, तो फिर आपकी स्टैंडिंग किधर है? रिलीजन भी कोई चीज नहीं है ऐसे तो ठीक है, फिर नेशन आपने नेशनहुड को तो कर दिया माइनस खिलाफत के सामने, और रिलीजन को भी माइनस कर दिया, तो बचा क्या आपके पास? रिलीजन भी आते जाते रहते हैं, तो बचा क्या है आपके पास? यानी वेयर डू यू स्टैंड? रिलीजन भी आते जाते, कितने रिलीजन थे पहले जो कि खत्म हो चुके हैं। ठीक है, उसको भाई वो आर्ग्यूमेंट नहीं है। बात वो नहीं है कि रिलीजन हमेशा हर रिलीजन हमेशा रहेगा, ये बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जिस चीज को आप सुपीरियर समझ रहे हैं, कल को कोई दूसरा निजाम अगर सुपीरियर हो गया, आप फौरन उसके सामने बाउ डाउन हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपका अपनी कोई मोरालिटी, कोई मोरल प्रिंसिपल नहीं है। आप ये देखते हैं कि जो माइटी है ना वही गॉड है। अब आज माइटी नेशन स्टेट है तो नेशन स्टेट मेरा गॉड है, कल को अगर खलीफा माइटी होगा तो खलीफा को मैं गॉड मान लूंगा। तो इस तरीके से तो मोरालिटी नहीं चलती मेरे भाई। नहीं, मैंने वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपने बताई कि अगर खिलाफत कायम हो जाए तो। हाँ, तो अगर आप ठीक है हाइपोथेटिकली मान रहे हैं ना, हम भी हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि अगर खलीफा आ जाए, खिलाफत कायम हो जाए, नेशन स्टेट खत्म हो जाए, तो आप खलीफा को मानेंगे, तो माइटी गॉड है आपके नजदीक। पर मैं अच्छा नहीं मानता हूँ खिलाफत को, ये बात अलग है।
वो अलग बात है, वो जब हम खिलाफत पे बात करेंगे जब करेंगे। फिलहाल तो आपके जो उसूल है ना उस पर बात हो रही है, तो आप अच्छा माने ना गलत माने। अच्छा, जब आप ये कहते हैं हम खिलाफत को अच्छा नहीं मानते और हम ये कहते हैं हम नेशनहुड को, सेक्युलरिज्म को, इन सारे लिबरलिज्म को अच्छा नहीं मानते, तो मसला क्या है? सर वही बात जो पिछली बार हमारी हुई थी, वहीं पर हम लोग बार बार वही वापस आ रहे हैं, सेक्युलरिज्म वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। तो चले, बहुत अच्छा लगा, आज के लिए इतना ही, अगली मरतबा फिर करेंगे बात। एक लाइन इनसे पूछना चाहता हूँ। वेस्ट इंडियन भाई बात इसलिए बार बार आ रही है, जो मुझे समझ आया कि जब हजरत आपको किसी उसूल डिफाइनिंग सिचुएशन में लेके आते हैं ना, तो आप उससे एस्केप करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये फील होता है, बाकी हो सकता है आप कोशिश करें। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ इंडियन भाई, आपने बोला कि मैं अगर अमेरिका भी चला जाऊंगा, यूरोप भी चला जाऊंगा, तो मैं एक हिंदू भी रहूंगा, और मैं ये आपने ये बोला, मैंने सुना है, ऐसे ही है? हाँ भाई। तो हिंदू तो जियोग्राफिक टर्म है, अगर आप अमेरिका चले जाएंगे तो आप हिंदू कैसे रहेंगे? ये तो 16th-17th सेंचुरी के अंदर यूज हुई है जियोग्राफिकली। वो बहस अलग है, जियोग्राफिक टर्म, रिलीजियस टर्म, हाँ, तो वो टर्म यूज करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वो टर्म यूज करें जो जियोग्राफिक ना हो, क्योंकि एक मुसलमान जियोग्राफिकली टर्म नहीं है। नहीं, तो मुसलमान एक बिलीव है, बिहेवियर। हिंदू एक रिलीजियस टर्म है। एक मिनट, आज हिंदू एक रिलीजियस टर्म है? मैं पहले चूंकि मतलब सारे जितने हिंदू कभी भी कोई भी टर्म हो, सॉरी कोई भी टर्म हो, मोदी, यहाँ तक के मोदी साहब ने कह दिया है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है जी। यहाँ तक के मोदी साहब ने, इसको कभी भी लर्नड पर्सन ने, एक होता है गलतुल आम, मुझे नहीं पता हिंदी के अंदर उसके लिए क्या शब्द यूज होता है, कि जो पॉपुलर एक रॉन्ग चीज होती है, टर्म होती है, तो वो टर्म अगर रॉन्ग हो गई हुई है तो जरूरी नहीं है कि उसको लर्नड पर्सन भी एकेडमिक डिबेट के अंदर भी उस तरह यूज किया जाए। हिंदू प्योरली एक ज्योग्राफिक टर्म है जो 16th-17th सेंचुरी के अंदर कॉइन की गई, और ये पर्टिकुलरली एक ज्योग्राफी को डिफाइन करती थी। आप एक वर्ड यूज करें, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। आप ये कहें कि मैं अमेरिका में, यूरोप में रहकर भी सनातनी हो सकता हूँ, जरा बोलिए। चलिए, सनातनी या हिंदू, मतलब मैं रिलीजियस सेंस में ही बात कर रहा था, मैं कोई ज्योग्राफिक सेंस में बात नहीं कर रहा था, वरना तो आप भी हिंदू हो गए ज्योग्राफिक। जबरदस्त, हाँ, यस, थैंक यू, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ज्योग्राफिकली जो टर्म यूज हुई है, हम उसी माँ बराह नहर के अंदर आते हैं। अब आपने टर्म यूज किया, आपने कहा कि मैं अमेरिका में या उधर भी रहकर सनातन रह सकता हूँ, ठीक है? सनातन भी नई टर्म है, नहीं रही। अच्छा, ठीक है, तो अच्छा चले, सनातन, अगले लोग सनातन अगर आप कह रहे हैं नई टर्म है, वो बेचारे वेद से घसीट घसीट के सनातन निकालते हैं एटर्नल कहने के लिए। क्या है वैसे फिर क्या है इंडियन भाई, सही टर्म क्या है? मतलब इसको कह सकते हैं वैदिक धर्म कह सकते हैं। चले वैदिक धर्म मान लेते हैं, वैदिक धर्म, ठीक है ना, वैदिक धर्म हम मान लेते हैं। आप अमेरिका में रहकर लो जी और फंस गए हैं, अब इससे नहीं निकलना नहीं है इंडियन भाई, अब देखिएगा, ठीक है ना। मैं सनातन से फिर जान बच जानी थी, वैदिक से फिर अब भी नहीं बचनी। अब आप मुझे बताएं, आप अमेरिका में रह के वैदिक रह सकते हैं? बोले क्यों नहीं रह सकते हैं? जबरदस्त, इसको वेद से सिद्ध करना है कि सेकुलरिज्म वेद से चल सकता है, वैदिक धर्म से। सनातन से फिर जान बच जानी थी, वैदिक से अब बचनी कोई नहीं जी। वैदिक से साबित करें कि एक सेकुलर स्टेट में अब रह सकते हैं। मतलब ये कैसा क्वेश्चन है? मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि वेद में लिखा हुआ है कि राजा किसी राष्ट्र का वही बनेगा जो ईश्वरीय गुण रखता हो और ईश्वर के धर्म का पालन करता हो। जब वेद ये कह रहे हैं कि राष्ट्र सेकुलर हो ही नहीं सकता, प्योरली धार्मिक राजा बनेगा, आप कैसे वैदिक रहकर और अमेरिका में सेकुलर रह सकते हैं? भाई ये तो मैंने पहले ही कहा है कि मनुस्मृति आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है। मनुस्मृति की बात नहीं कर रहा, वेद की कर रहा हूं भाई। वैदिक धर्म, आपने वर्ड यूज किया वैदिक धर्म, तो वेद की बुनियाद पर है वैदिक। हाँ, तो वो उसके सिर्फ रिलीजियस सेंस में जो है वो एप्लीकेबल है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम में ही राजनीति की बात की गई है। 4 डिपार्टमेंट्स वेद ने बयान किए हैं कि एक राष्ट्र के अंदर 4 डिपार्टमेंट्स होंगे, एक पॉलिटिकल, एक मिलिट्री, एक फाइनेंस और एक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा है अपना लोकल, जिसे आप कह लें, क्या कहना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी। तो जो शासक एक क्षत्रिय ही हो सकता है। अब बोलिए, अब क्या करेंगे आप? हाँ, क्षत्रिय, ये एग्जैक्टली, ये आपकी तरफ है, ये मुझसे नहीं आप पूछेंगे, ये आप बताएंगे भाई। मैं बता रहा हूँ आपको कि क्षत्रिय शासक हो सकता है, तो अब कोई बोले भाई, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सेकुलर जब खुद को कहते हैं, आप सनातनी और वैदिक नहीं हो सकते। जब आप खुद को सनातनी कहना चाहते हैं, यही हम मुसलमानों का क्लेम है कि सनातन धर्म ने अपने आप को फ्लेक्सिबल करने के चक्कर के अंदर खराब कर दिया है। अगर आप अपनी ओरिजिनल बेसिस के ऊपर आएंगे, तो आप अमेरिका या कहीं भी रहें, आपका स्टांस यही होना चाहिए कि ये सेकुलर राष्ट्र है, ये इन्फोर्स किया गया, पॉसिबल नहीं है। आप पर इसीलिए कह रहे हैं कि सेकुलर। मौलाना अबुल कलाम आजाद सब छोड़ा, नहीं वो छोड़िए, उसको छोड़िए। सर क्यों छोड़ें? तो हम पे स्वामी दयानंद की बात करेंगे। नहीं, वो इसलिए नहीं, कोई डर लग रहा है, लेकिन जो हमें अगले कॉलर्स भी लेने, आपसे गुफ्तगू बहुत देर हो गई ना,
जी, और काफी बात हो बहरहाल चुकी आपका है। वैदिक धर्म के ऊपर आपका डेडलॉक लग गया था और पहले मुफ्ती साहब ने भी लगा दिया था। मेरे ख्याल से काफी है, पहले इसको हल कर लेंगे। ठीक नहीं है, तो मैं चले सही है, फिर कर लेंगे बात। नहीं बस एक मिनट कह के मैं जाना चाहूंगा, मुझे भी जाना है, कि मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है किसी भी धार्मिक किताब का, सोशल सिस्टम है, वो आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है, वो अप्लाई नहीं हो सकता है, चाहे आप जी। लोग कुछ भी कर लें। मौलाना आजाद ने कहा था कि रिवाइवल वो असल में यही आप उस वक्त बोल रहे होंगे जब अगर खिलाफत आ गई दुनिया में, तो आप ये कहेंगे कि ये जो सेक्युलर सिस्टम है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन के खिलाफत नहीं नतीजे आया, आएगी ये आज बिल्कुल इररेलेवेंट है, हम तो खलीफा के पैर धो धो के अरे पियेंगे पानी, यही आप खिलाफत कह रहे आपके हैं। आप ठीक है, जहां मेजोरिटी चलें है जी, वहां नहीं शुक्रिया है। बहुत बहुत। वेल